हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ओपन पाठशाला। ओपन पाठशाला चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सारे स्टूडेंट्स जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और जो अपनी पढ़ाई चालू नहीं रख पा रहे हैं, तो उसके लिए ओपन पाठशाला एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बेसिक कंसेप्ट अवेलेबल करवाता है 10वीं, 9, 10th, 11th, 12th के। हम लोग यहाँ पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। स्पेशली ये वीडियो जो बनेगा, हमारा ये पूरी सीरीज है, वो है RBSC क्लास 10th साइंस। देखो एक्चुअली क्या हुआ है, अभी राजस्थान बोर्ड ने अपना सिलेबस, अपना जो बुक है वो चेंज कर दी है ना। पहले राजस्थान बोर्ड खुद की बुक पब्लिश करवाता था, ओके। तो अभी राजस्थान बोर्ड ने क्या किया है कि राजस्थान बोर्ड में प्राइमरी क्लासेस 1 से लगा करके 9 तक जो है वो NCERT की बुक्स आती है। अभी फिलहाल चेंज है, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान में क्लास 1 से लगा करके 9 तक की NCERT की बुक्स आएंगी और क्लास 11th में भी NCERT लगा दी। क्लास 10th और क्लास 12th में ओल्ड सिलेबस ही है, ओल्ड कोर्स ही है। कौन सा ओल्ड कोर्स? जो लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, वही कोर्स है 10th और 12th क्लास में। ओल्ड सिलेबस ही है, ओल्ड कोर्स ही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर RBSC क्लास 10th की साइंस को अपन बेसिकली यहाँ पर पढ़ेंगे। इस पूरे जो अपना ये सीरीज है, लगभग 20-25 वीडियोस की सीरीज होगी अपनी, या उससे ज़्यादा हो सकती है। उसमें अपन एक डिटेल स्टडी पढ़ेंगे RBSC क्लास 10th साइंस के बारे में। इससे पहले ओपन पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एजुकेशन से जुड़े रहें, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए हम लोग आगे की बातें करते हैं। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो अपन क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर अपन देखें तो अपन ये कर सकते हैं कि भाई 10th क्लास की जो साइंस है, इस साइंस को बेसिक अपन 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 10th क्लास की जो साइंस है, इसको बेसिक अपन 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लास 10th साइंस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक तो आता है तुम्हारा जो पहला चैप्टर है, वो है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। पहला चैप्टर इसमें आ जाता है चैप्टर नंबर 1, फूड सेफ्टी से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर, उसके अलावा अपने पास आता है एक चीज जिसको अपन बोलते हैं बायो। साइंस के अंदर क्लास 10th तक साइंस कॉमन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, 3 चीजें आती हैं साइंस में। तो इसमें बायोलॉजी में, अब बायोलॉजी में आता है तुम्हारे चैप्टर नंबर 2, जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमन सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 3, जो कि है जेनेटिक्स। चैप्टर नंबर 4, जो कि है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है। ये तुम्हारे आ जाता है बायो में, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसके अलावा यहाँ पर एक चैप्टर और आता है, चैप्टर नंबर 16, जिसको अपन बोलते हैं इवोल्यूशन की प्रोसेस, ठीक है। तो चैप्टर 16 भी तुम्हारे आ जाएगा बायो में, अगर अपन इवोल्यूशन भी बायो में काउंट करें तो, हेरिडिटरी चैप्टर। इसके बाद आ जाता है जिसको अपन बोलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर जितने चैप्टर आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आता है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 जो है ये अपने एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 जो है ये अपने है केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट वाला चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 है पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स वाला चैप्टर, इसमें कुछ एटॉमिक थ्योरीज भी डाल दी हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 जो है, चैप्टर नंबर 8 जिसको अपन बोलते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स, कार्बन की बॉन्डिंग का चैप्टर है पूरा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिजिक्स सेगमेंट के अंदर। तो फिजिक्स सेगमेंट के अंदर जो चैप्टर बचता है वो है चैप्टर नंबर 9, लाइट और ह्यूमन आई। 2 चैप्टर्स इसमें एक साथ कंबाइन कर दिए गए हैं, ठीक है, लाइट और ह्यूमन आई। चैप्टर नंबर 10 आता है जिसमें अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 आता है जिसको अपन बात करते हैं वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये वर्क एंड एनर्जी हो जाता है, ये अपना है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। ठीक है, और ये है अपना लाइट का।
ओके, अब ये तो आ गई तुम्हारी बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो मेन साइंस तो तुम्हारी ये है, ठीक है ना, जो अपने को थोड़ा सा हार्ड पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने को वेटेज दे करके पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो आता है तुम्हारा वो आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसको EVS बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज, और लाइफ साइंस भी कह सकता हूँ मैं इसको, है ना, क्योंकि ये सिंपल साइंस है, लाइफ साइंस। इसमें तुम्हारा आ जाता है चैप्टर नंबर 12, जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज वाला, चैप्टर नंबर 13 जिसको अपन बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 14 आता है इसमें, चैप्टर नंबर 15 आ जाता है इसमें, फोर्सेज वाला चैप्टर 16 तो बायो में आ जाएगा, चैप्टर नंबर 17 आ जाता है इसमें, चैप्टर नंबर 18 आ जाता है इसमें, चैप्टर नंबर 19 आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये चैप्टर 19 हो गए। इसके अलावा तुम्हारे एक सेगमेंट और बनता है RBSc में, जो कि है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी, तो रोड सेफ्टी का 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स के अंदर, 4 मार्क्स के। एक बात ध्यान रखना कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये चैप्टर कुल मिला के पूरे सिलेबस का 33% वेटेज रखते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक थोड़ा सिंपल सा आइडिया है क्लास 10th की साइंस का। अपन का जो बेसिक स्टार्ट करने का तरीका है वो तरीका ये है कि अपन पहले लाइफ साइंस से रिलेटेड, EVS से रिलेटेड और फूड सेफ्टी से रिलेटेड चैप्टर्स करेंगे, उसके बाद अपन बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं। दो चार चीजें अपने को छठी क्लास से याद होंगी, जो एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं। बेसिक सा चैप्टर है, कुछ खास नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ ये है कि अगर अपने को समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड इंटॉक्सिकेशन। चैप्टर का नाम थोड़ा सा वेरी कर सकता है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम थोड़ा सा वेरी कर सकता है, फूड सेफ्टी एंड इंटॉक्सिकेशन। तो यार तुम लोग ये समझ ही रहे हो कि चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। बेसिकली कि ये चैप्टर जो है वो 3 पार्ट्स में तुम्हारे आएगा। पहला पार्ट जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड मेल न्यूट्रिशन, ये पहला पार्ट आएगा जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड मेल न्यूट्रिशन। दूसरा पार्ट जो इस चैप्टर में बनेगा वो बनता है अपने क्या, जिसको अपन बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। इसमें अपने को अलग अलग इंटॉक्सिकेशन से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में अपने को पता करना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ चैप्टर है ना, ये चैप्टर के पार्ट्स हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स एंड मेल न्यूट्रिशन हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया। तीसरी जो अपन बात करेंगे यहाँ पर जो आएगा तीसरा जो चैप्टर आता है वो पार्ट जो आता है वो है फूड सेफ्टी एंड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन एंड सेफ्टी। तो ये 3 सेगमेंट्स में पूरा चैप्टर डिवाइड होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स और मेल न्यूट्रिशन, इंटॉक्सिकेशन में, फूड एडल्ट्रेशन और फूड सेफ्टी में, इन 3 सेगमेंट्स में पूरा का पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। तो सबसे पहला सेगमेंट जो अपने को यहाँ पर पढ़ना है वो है न्यूट्रिएंट्स एंड मेल न्यूट्रिशन के बारे में। तो समझना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड मेल न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, नोट्स आप उतार भी सकते हो खुद, तो आपके लिए आगे काम आ जाएंगे फ्यूचर में। शुरू करते हैं। तो अगर बेसिक सी बात मैं करूँ, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है यहाँ पर क्या, वो आती है कि भाई न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बेसिक सी बात करूँ तो फूड में अवेलेबल वो सारे देखो, अपन लोग खाना नहीं खाते हैं तो डल फील करते हैं, ठीक है ना, डल फील करते हैं अपन खाना नहीं खाते हैं। जब अपन खाना नहीं खाते हैं तो अपन कैसा फील करते हैं, डल फील करते हैं। डल मतलब हिला हुआ रहता है, थोड़ा सा कमज़ोर रहते हैं, चल नहीं पा रहे हैं, है ना।
तो ऐसा कमजोरी आती है। खाने के अंदर ऐसा क्या होता है कि खाना खाते ही अपने को एनर्जी आ जाती है? ऐसा क्या होता है, कभी सोचा है? तो वो जो चीज़ होती है खाने के अंदर, भोजन के अंदर, खासकर फूड के अंदर, उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना। खाने के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि आप खाना खाओगे तो आपको एनर्जी आ जाएगी, उन चीज़ को अपन बोलते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? तो इसमें लिखेंगे द एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द फूड, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द फूड present in the food, the elements present in the food which give us energy, which give us energy and do specific work in the body. स्पेसिफिक वर्क में क्या क्या आ जाता है? स्पेसिफिक वर्क में आ जाता है मसल बिल्डिंग का काम। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो हेल्थ डेवलप नहीं होगी, इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, जो कि कोरोना में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी, अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तो आप डिजीज़ से लड़ नहीं पाओगे। कोरोना वायरस का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? कोरोना वायरस का मेन प्रॉब्लम ये है कि वो वीक इम्यूनिटी वालों पर अटैक करता है। वीक इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी किसकी है? वीक इम्यूनिटी उन बच्चों की है जो 10 साल से कम एज वाले हैं, और वीक इम्यूनिटी उनकी है जिनकी एज 60 साल से ऊपर हो गई है। वहाँ पर अपना 60 ईयर से ऊपर अपना सेल डिवीजन बंद हो जाता है, बॉडी जो है वो छोटी छोटी बीमारियों को फास्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं अपन, 15 साल के ऊपर के बच्चे जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। 15 साल से लगा के 50 साल तक की एज होती है जो मैक्सिमम इम्यूनिटी बॉडी में रहती है, एबिलिटी बॉडी में रहती है। तो वो सारी चीज़ें क्यों मिलती हैं? न्यूट्रिएंट्स के कारण। तो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फूड विच गिव्स अस एनर्जी एंड डू स्पेसिफिक वर्क लाइक मसल बिल्डिंग, इम्यूनिटी डेवलपमेंट, etc. Okay, like muscle building, immunity development, etc. are called nutrients. Are called nutrients. ठीक है, इन्हें अपन न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो वो सारे एलिमेंट जो खाने के अंदर मौजूद हैं, दिख नहीं रहे हैं हालांकि अपने को, पर हैं, खाने के अंदर मौजूद हैं, जिससे अपने को एनर्जी मिलती है। ये हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल काम भी करते हैं, जैसे कि मसल बिल्डिंग करेंगे, इम्यूनिटी डेवलपमेंट करेंगे। इनको अपन क्या बोलते हैं? फूड न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, या न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, या न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आती है जो तेरे को ध्यान रखना है, वो है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड, खाना अंदर खाना, पेट में, ऑफ कोर्स खाना तो मुंह से खाते हैं, खाएंगे तो वो पेट में जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड एंड इट्स डाइजेशन टू टेक आउट न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड वेरियस वर्क्स इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? टेकिंग इन द फूड एंड यूटिलाइजिंग द फूड न्यूट्रिएंट्स for the development of body, for the development of body and for other works. Is called nutrition.
अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। खाना खाने का तरीका, प्रक्रिया है ना, भोजन ग्रहण करने की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या होता है भाई, जिसके अंतर्गत ये होता है कि भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं अपन बॉडी के अलग अलग वर्क्स, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा ध्यान रखना, हमारा भोजन जो है, खाना जो है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को अपन अपनी बॉडी में लेते हैं, बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है, जिससे इम्यूनिटी डेवलप होती है, मसल बिल्डिंग होती है, एनर्जी मिलती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो भैया न्यूट्रिएंट्स मेन कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेन न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो आगे अपन पढ़ेंगे मेन न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो मेन न्यूट्रिएंट्स की अगर अपन चर्चा करें, मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, तो मेन न्यूट्रिएंट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना, बेसिकली। वैसे 4 कैटेगरी में बोलूंगा, लेकिन बेसिकली 3 कैटेगरी बोल सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है एनर्जी गिविंग, एनर्जी गिविंग। दूसरा जो होता है बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग बोल सकते हो आप उसे, या आप उसे मसल बिल्डिंग बोल सकते हो। ठीक है, तीसरा है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी एंड स्पेसिफिक। ठीक है, इम्यूनिटी एंड स्पेसिफिक। और चौथा जो आता है, इसको अपन बोलते हैं क्लींजर, क्लींजर, बॉडी क्लींजर्स। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लिख लेना, मेरी हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन ठीक है, काम चला लेता हूँ ऐसे हैंडराइटिंग से। इम्यूनिटी एंड स्पेसिफिक, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, इम्यूनिटी एंड स्पेसिफिक और क्लींजर, ये 4 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं। हालांकि मैं अगर बात करूं तो क्लींजर को अपन न्यूट्रिएंट्स में काउंट नहीं करते हैं, डजंट काउंट। ठीक है ना, ओके, तो दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स। लेकिन क्या है कि भाई चैप्टर में दे रखा है, इसलिए पढ़ना जरूरी है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान ले लेंगे तो नुकसान नहीं हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहला आता है तुम्हारे एनर्जी गिविंग। एनर्जी गिविंग वो फूड सब्सटेंसेस होते हैं जो एनर्जी देते हैं। ठीक है, तुमने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, टीवी में एक बच्चा होता है, धूप में खेलता रहता है, फिर गिरने लगता है, ऐसे बेहोश होने लग जाता है वो बच्चा, फिर उसको ग्लूकोन डी दिया जाता है, मालूम है? ग्लूकोन डी, जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज का एक पाउडर, जिसका नाम है डेक्सट्रोस, इसलिए उसको ग्लूकोन डी लिखा जाता है डेक्सट्रोस के लिए। ग्लूकोज एस तो ग्लूकोज सुक्रोज, गन्ने के रस वाला। ओके, तो शुरू करते हैं। तो एनर्जी गिविंग वो फूड होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी अपन को देते हैं, एनर्जी टू डू वर्क। सारे काम, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, घर पे रहना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, टीवी देखना पड़ता है, सोना पड़ता है, सब में एनर्जी काम में आती है। कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि सारा दिन तो सोते रहते हो, काहे की एनर्जी, तो उसमें भी भाई एनर्जी काम में आती है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तो तब भी चलती रहती है ना, सांस तो अपन तब भी ले रहे हैं ना, तो एनर्जी काम में आएगी। तो एनर्जी टू डू वर्क, वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो अपने को मिलती है एनर्जी गिविंग फूड से। अच्छा, एनर्जी गिविंग फूड 2 टाइप के आते हैं। एक तो आते हैं कार्ब्स, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तत्काल तुरंत एनर्जी देते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तत्काल देते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, है ना, आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए जल्दी एनर्जी दे देते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का अगर मैं एग्जांपल दूँ, कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तुमको, तो राइस में, कॉर्न में, व्हीट में, इसमें तुमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है सबसे ज़्यादा। तो चपाती अगर आप गेहूं की खाते हो, चावल खाते हो, मक्की की रोटी खाते हो या मक्की की पकौड़ी खा लेते हो, तो उसमें आपको क्या मिलता है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। मक्के में ध्यान रखो, पकौड़ी खा ली तो एक और चीज़ आ जाएगी, फैट। ठीक है, तो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तत्काल एनर्जी देते हैं,
इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बेसिक बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक जो अपन जनरल बात करते हैं वो करते हैं ग्लूकोज की, डेक्सट्रोज की, सुक्रोज की, ठीक है, ये वाला। ओके, तो अगर किसी को फैटीज फील हो रहा है, किसी को चक्कर वक्कर आ रहे हैं, तो उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है उस टाइम पे, तो या पानी में थोड़ा सा नमक और शक्कर और नींबू का रस डाल करके पी ले तो ग्लूकोज मेंटेन हो जाता है, तो बॉडी में थकान नहीं लगती है, ठीक है ना। नींबू पानी, शिकंजी इसीलिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ओके, दूसरी चीज़ की बात करते हैं, सेकेंड सब्सटेंस इसमें आता है जिसको अपन एनर्जी गिविंग बोलते तो हैं, लेकिन ये है फैट्स। फैट्स, अब फैट्स जो है वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं देते, मतलब खाया और तुरंत एनर्जी आ गई ऐसा फैट नहीं करेगा, ठीक है ना। फैट क्या करते हैं, फैट टेक टाइम इन डाइजेशन। फैट को टाइम लगता है, फैट टेक टाइम इन डाइजेशन, है ना। डाइजेस्ट होने के लिए फैट क्या करते हैं, टाइम लेते हैं। ओके, फैट टेक टाइम इन डाइजेशन, लेकिन क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हायर। फैट्स में अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई होती है, एनर्जी इज हायर, फैट्स में अमाउंट ऑफ एनर्जी हायर होती है। एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अगर उतने ही फैट आप खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, डबल एनर्जी आपको फैट में मिलती है, लेकिन फैट डाइजेशन में टाइम लेते हैं। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है मेरी तरह, तो आप अगर फैट्स खा लेते हो तो इनडाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारी हो गई एनर्जी गिविंग की बात। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यार क्या खाएं, क्योंकि अपन सीधा बोलते थे भाई कार्बोहाइड्रेट खा लो। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा, राइस में, कॉर्न में, व्हीट में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ भूल गए, जो हमारी राष्ट्रीय सब्जी, राष्ट्रीय सब्जी जानते हो तो कौन सी है हमारी राष्ट्रीय सब्जी है जिसका नाम है पोटैटो, आलू। आलू हमारी सब्जी में कॉमन है, जैसे कि मैथ्स में एक्स कॉमन ले सकते हो आप, वैसे ही सब सब्जियों में आलू कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। आलू कॉमन है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो आलू के अंदर भी बहुत अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है स्टार्च। आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जिसकी फॉर्म होती है स्टार्च, और इसीलिए आयोडीन के साथ, जब आयोडीन आप आलू के ऊपर डालते हो तो वो वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि स्टार्च आयोडीन के साथ वॉयलेट में कन्वर्ट हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हायर इसमें फैट्स में ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में कम होती है। कॉर्न में भी स्टार्च होता है, ठीक है ना। व्हीट में ग्लूकोज होता है, राइस में भी ग्लूकोज होता है, ये जल्दी डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एनर्जी गिविंग की बात। अब आते हैं अपन बॉडी बिल्डिंग में, है ना। अच्छा, मैं बता देता हूँ फैट्स कहाँ होगा। तो फैट्स ऑयल्स में, जितने भी ऑयल्स हैं, घी है, पनीर है, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी है ना, सब में तुम्हारे फैट्स होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सब में फैट होता है। ऑयल है, घी है, सब डेयरी प्रोडक्ट्स है, पनीर है, सब में फैट होता है ना। समोसे खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, ये फैट है। ओके, ठीक है। एनर्जी बहुत सारी देगा, लॉन्ग टाइम देगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो अपने किसी काम का भी नहीं होगा। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड की। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में भाई एक ही फूड आता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड में, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन स्टिमुलेट करता है किसको, सेल डिवीजन को, स्टिमुलेट सेल डिवीजन। प्रोटीन जो है वो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर देता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि रिकवरिंग फ्रॉम डिजीज, डिजीज से अगर रिकवरी करनी हो तो प्रोटीन रिच खाना दिया जाता है। अगर किसी बीमारी से रिकवरी करनी हो तो प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, ठीक है ना। तो रिकवरी फ्रॉम डिजीज, प्रोटीन रिच डाइट। अच्छा, प्रोटीन रिच डाइट आपको कहाँ मिलेगी, तो प्रोटीन रिच डाइट आपको मिलेगी पल्सेस में, लेंटिल्स में, ठीक है, सोयाबीन में, एग में,
ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको प्रोटीन रिच डाइट मिलती है। ओके, पल्सेस में, लेंटिल्स, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, एग्स में भी आपको प्रोटीन रिच डाइट मिल जाती है। ओके, तो ये तुम्हारे हो गए बॉडी बिल्डिंग की बात। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, सुनना ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुन लेना एक बार और। कार्बोहाइड्रेट की कमी से, ओके, लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, जिसे अपन कार्बोहाइड्रेट मेल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। मेल न्यूट्रिशन, जिसे अपन कार्बोहाइड्रेट मेल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। इससे होता है कौन सी बीमारी, जिसका नाम है हाइपोग्लाइसेमिया। इससे एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया जिसको अपन प्यार से सून फैटीज बोलते हैं, जल्दी थकान। ठीक है, सून फैटीज, जल्दी थकान होना। ठीक है, थक जाना, जल्दी थक जाना, सून फैटीज, उसे बोला जाता है हाइपोग्लाइसेमिया। इसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो आप ऐसे बैठे हो बहुत देर तक, फिर अचानक से आप खड़े होते हो तो एकदम से चक्कर आने लग जाते हैं, तो वो भी हाइपोग्लाइसेमिया का लक्षण है। ओके, इसके अलावा बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग में। तो बॉडी बिल्डिंग में एक चीज़ आती है जिसको अपन बोलते हैं प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो तो क्या होगा। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन में दो बीमारियां होती है। पहली बीमारी का नाम है क्वाशियोर-कोर और दूसरी बीमारी का नाम है मैरेस्मस। दोनों के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ये याद होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है, क्वेश्चंस कंपटीशन में भी आते हैं कभी कभी। ठीक है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के कारण दो बीमारियां होती है, क्वाशियोर-कोर और मैरेस्मस। क्वाशियोर-कोर और मैरेस्मस। तो ये प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस हुआ हमारे पास। अब अपन आते हैं इम्यूनिटी और स्पेसिफिक वर्क अपने बॉडी में जो एलिमेंट्स करते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है ना, जो एलिमेंट्स अपनी बॉडी में स्पेसिफिक वर्क करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं या फिर कोई और काम करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट रख लेना आप या नोट्स बना लेना, अच्छा कंटेंट है, काम आएगा। कंपटीशन एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रीट वगैरह है छोटे छोटे एग्जाम्स में। तो हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास थर्ड आता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अपनी बॉडी में स्पेसिफिक वर्क कर रहे हैं, स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को अपन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिनका अपने बॉडी में स्पेशल वर्क है। ठीक है, तो डू स्पेशल वर्क इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ये स्पेशल वर्क करते हैं और इसमें दो टाइप के आते हैं। पहले टाइप का कौन आता है, जिसको हम बोलते हैं विटामिन्स। पहले टाइप के आते हैं जिसको अपन बोलते हैं विटामिन्स, और दूसरे टाइप के आते हैं जिसको अपन बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, दो आते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स को मिलाकर के 13 होते हैं। ठीक है ना, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, 16-17 मिनरल्स अपनी बॉडी में काम आते हैं। विटामिन्स की अगर अपन बात करें तो अलग अलग टाइप के विटामिन्स, इनका अलग अलग वर्क होता है और इनकी कमी से अलग अलग बीमारी भी हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे विटामिन्स आते हैं, याद रखना है अपने को। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल विटामिन कहा जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, गुड विजन के लिए। मतलब अगर अच्छा देखना है, ठीक है, तो विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ए इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर गुड विजन, है ना। विटामिन ए गुड विजन के लिए, अच्छे विजन के लिए, अच्छे दिखाई देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसे अपन कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस।
नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। ओके, रात में दिखाई नहीं देता, इसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। रात को अंधा हो जाता है वो आदमी जिसके बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है। अब तुम बोलोगे रात में तो सभी को सर नहीं दिखाई देता, और हाँ थोड़ा बहुत तो दिखाई देता है डार्क में, जिसको विटामिन ए की कमी है उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो जाती है, रतौंधी। तो विटामिन ए कहाँ से लाएं, विटामिन ए कहाँ से लाएं, ठीक है ना। तो विटामिन ए जो है वो आपको मिलेगा कहाँ, सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है कैरोट, सबसे ज़्यादा, फिर मिलता है स्पिनेच में, स्पिनेच, पालक, कैरोट, गाजर, उसके बाद तो ये मिलता है तुम्हारे मीट में, फिश लीवर में मिलता है, फिश लीवर में मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको विटामिन ए मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और विटामिन के बारे में और मिनरल्स के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी इस तरह की पढ़ाई का लाभ उठा पाएँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।